जाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, समझिए अमित शाह का मिशन बिहार, विपक्ष कितना तैयार। दूसरी खबर होगी, लालू राज पर नड्डा के निशाने को समझिए। और तीसरी खबर, नीतीश नायडू पर ओवैसी के निशाने को आपको समझाएंगे। और मैट्रिक की परीक्षा में बेटों पर बेटियां भारी पड़ी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तर में स्वागत की तैयारी की गई है। पटना बीजेपी ऑफिस में आज मीटिंग भी होने वाली है। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के एमपी, बीजेपी के एमएलए, एमएलसी सहित सभी मंत्री शामिल होंगे और उनके साथ बैठक होगी। बैठक में चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में चुनावी साल है, तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा होने जा रहा है। यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। और आपको बता दें कि 2 दिनों तक बिहार में रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां बीजेपी के नेताओं के साथ आज बैठक होने वाली है और कुछ ही देर में बैठक होगी भी। उसके बाद गोपालगंज भी जाने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही पूरी तैयारी कर चुके थे। पटना की सड़कों पर होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया और बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। बीजेपी ऑफिस में भी जोरदार स्वागत की तैयारी की गई, जहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार कर रहे थे। काफिला आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। पटना पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि 2 दिनों तक वो पटना में रहने वाले हैं, बिहार में रहेंगे, जिनमें सबसे पहले आज बैठक होने वाली है। और इस बैठक में बीजेपी के एमपी, एमएलए, एमएलसी सहित मंत्री शामिल होंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं। इसी गाड़ी से वो आगे बढ़ते हुए, और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके लिए इंतजार कर रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं और अमित शाह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। अमित शाह के दौरे से बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी काफी हाई है और सबकी नजर रविवार को गोपालगंज में होने वाली अमित शाह की जनसभा और एक अणे मार्ग में होने वाली एनडीए की बैठक पर टिकी हुई है। पाटलिपुत्र की धरती पर बीजेपी के चाणक्य का स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश है वो आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। चुनाव में भले ही कई महीनों का समय बाकी हो, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे तो लगा जैसे पटना की सड़कें भगवा रंग में रंग गई हैं। अब सबकी नजर रविवार यानी 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बड़ी बैठक और दोपहर में गोपालगंज में होने वाली अमित शाह की जनसभा पर टिकी है। अमित शाह की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। तक गोपालगंज के सदर विधानसभा के चनावे गांव में निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। हम मंत्री जी से बात करेंगे। सर, कल जनसभा है तो निमंत्रण पत्र भी लोगों को बांटा जा रहा है। कल एक प्रकार से यज्ञ है गोपालगंज में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, और यज्ञ को सफल करने के लिए लोगों को आमंत्रण करने का हम लोगों का संस्कार रहा है। तो गोपालगंज में हुई जनसभा के बाद एक और बहुत बड़ी बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पटना के एक अणे मार्ग पर होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 2025 चुनाव की रणनीति पर मंथन भी करेंगे।
चुनाव से पहले एनडीए की ये बैठक खासकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार की धरती पर पहुंच चुके हैं और देखिए पाटलिपुत्र से अमित शाह का मिशन बिहार शुरू हो चुका है। अब सवाल है विपक्ष कितना तैयार है, तो आइए इसे समझते हैं। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं और नेताओं के दौरों का दौर भी अब तेज हो गया है। इसी क्रम में बीजेपी का चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और अमित शाह का ये दौरा 2 दिवसीय होने वाला है, यानी कि 2 दिन अमित शाह बिहार में रहेंगे। 29 और 30 जनवरी को अमित शाह बिहार में रहेंगे। बीजेपी नेताओं के बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनावी रणनीतियों को साधेंगे। इसके बाद 7 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं, तो 24 अप्रैल को पीएम मोदी का बिहार दौरा होना है। और देखिए राहुल गांधी की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी तो 3 महीने में तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। 18 जनवरी 2025 को पहली बार आए थे, फिर 5 फरवरी 2025 को पहुंचे और अब 7 अप्रैल 2025 को एक बार फिर से बिहार में आने की तैयारी है। अब आप समझिए पाटलिपुत्र से अमित शाह का मिशन बिहार, विपक्ष कितना तैयार है। एनडीए में बैठकों का दौर अभी से शुरू हो गया है महागठबंधन में, लेकिन अभी तक सुगबुगाहट भी नहीं है। एनडीए के जो नेता हैं वो अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सीटों पर मंथन करने वाले हैं, जिस पर सबसे ज्यादा चिकचिक होती है। और देखिए एनडीए में सीटों पर मंथन किया जा रहा है तो महागठबंधन में अभी तक चेहरे पर ही चिकचिक मची हुई है। एनडीए में संयुक्त कार्यक्रम पहले से ही शुरू हो चुका है। जिस तरीके से एनडीए के जो 5 घटक दल हैं उनकी तरफ से यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो खुद को ही संभालने में लगी हुई हैं। बिहार 5 दलों का एनडीए का कुनबा बिहार में तैयार है, तो महागठबंधन में मुकेश सहनी हैं या नहीं है अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है। तो अमित शाह कैसे साधेंगे सियासत, इसे अब आप समझिए। देखिए एनडीए नेताओं संग पहली अहम बैठक अमित शाह की होगी। पार्टी कैडर को चुनावी दिशा देने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव प्रचार की नई रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से जनता के बीच जाना है, चुनाव प्रचार करना है और कैसे जनता को अपने पक्ष में करना है, ये टिप्स गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं। और बिहार की प्रमुख सीटों का विश्लेषण भी किया जाएगा। कहां-कहां पार्टी मजबूत है, किन-किन जगहों पर पार्टी को नुकसान हुआ है, इन सब चीजों का विश्लेषण होगा। और विपक्षी दलों की रणनीति को मात देने की योजना भी बनाई जाएगी। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है और ऐसे में बीजेपी ने बिहार में अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। चुनावी साल में बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू राज के बुरे दौर की याद दिलाकर एक बार फिर से बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि लालू राज में उन्होंने डूबते बिहार को देखा और नड्डा के इसी बयान पर बिहार में सियासत सुलग गई है। बढ़ते हुए बिहार को लालू राज ने डूबता हुआ बिहार दिया। चुनावी साल में बिहार का सियासी पारा हाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में आरजेडी के शासनकाल के बुरे दौर की याद दिलाकर एक बार फिर बिहार की सियासत सुलगा दी है कि हमने बढ़ते हुए बिहार को लालू राज ने डूबता हुआ बिहार भी देखा और मैंने वो समय भी देखा है जब किसी शोरूम से गाड़ी को निकाल करके किसी की शादी में बारात में शामिल होने का भी हमने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं। फिर भी अगर आपको बिहार में बेहतर शासन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपका दृष्टि दोष है। नीतीश के राज में झूठ का उद्योग खुला है,
बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल झूठ का उद्योग है। बिहार में पलायन का उद्योग है, बिहार में भ्रष्टाचार का उद्योग है, बिहार में एक चुनाव में 3-3 मुख्यमंत्री बनने का उद्योग है। माननीय जेपी नड्डा साहब ने ठीक ही कहा है। 2005 के पहले बिहार से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति सब बिहार से पलायन कर रहे थे। बिहार अपहरण, हत्या, लूट के लिए जाना जाता था। आदरणीय नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो बिहार की तस्वीर बदल दी। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू राज में क्या क्या हुआ। 15 वर्षों तक राज्य में अपराधियों का राज था, अपहरण उद्योग स्थापित हुआ और क्रिमिनलों का बोलबाला था। उस दौर को याद कर युवतियां आज भी सिर उठती हैं। बिहार में चुनावी साल में एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो एनडीए लालू प्रसाद के शासनकाल के बुरे दौर की याद दिलाकर सियासी तपिश को और बढ़ा दे रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप लालू राज पर जेपी नड्डा के निशाने को समझिए। देखिए, बिहार में 1990 से 2005 तक लालू परिवार का शासन रहा है। लालू प्रसाद के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी और 15 साल के इस शासन पर विरोधी सवाल उठाते रहे हैं। खासकर 1990 से लेकर 2005 के बीच का जो बिहार था, उस वक्त कानून व्यवस्था सवालों में रहा है और इसी दौर के शासनकाल पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी जंगल राज शब्द का जिक्र किया गया था। जैसे जंगल राज का जिक्र कर एनडीए के नेता आरजेडी या कहें कि लालू परिवार पर निशाना साधते रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी निशाना साधा गया और देखिए, पटना हाईकोर्ट की तरफ से जंगल राज शब्द का उस वक्त जिक्र किया गया था और यही वजह है कि एनडीए लगातार इस शब्द का इस्तेमाल करके लालू प्रसाद को घेरता रहा है। जेपी नड्डा का बयान भी उसी के तरफ था और दिल्ली में बिहार दिवस कार्यक्रम हुआ और आपको बता दें कि बिहार दिवस के कार्यक्रम के मौके पर बिहारियों को लेकर बातचीत चल रही थी और इसी बीच कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी पूर्वांचल मोर्चा के बिहार दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच से बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू प्रसाद के शासन को डूबता बिहार कहा था। तो जेपी नड्डा ने बिहार दिवस के कार्यक्रम में सीधे सीधे आरजेडी या यूं कहें कि लालू प्रसाद पर निशाना साधा और उनकी तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने लालू प्रसाद के शासन को डूबता बिहार के तौर पर बताया। अब जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार के शासन की फिर तारीफ की और चुनावी साल में ऐसे हमले आगे भी हो सकते हैं और ये हमलों का दौर जारी है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बैसाखी के सहारे है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इस बिल का समर्थन करते हैं तो मुसलमान इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रमजान के महीने में वक्फ संशोधन बिल पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ इस बिल के खिलाफ जुमे की आखिरी नमाज में मुसलमानों ने काली पट्टी लगाकर नमाज अदा की। दूसरी तरफ इस बिल पर सियासत भी अपने चरम पर है। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। अगर ये चार दल इस असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them.
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर एलजेपीआरवी ने जोरदार पलटवार किया। भारत की जो महिला मुसलमान हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और किस प्रकार से कुछ एक चंद लोग सैकड़ों एकड़ की भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं, क्या इस पर खुला विचार विमर्श नहीं होना चाहिए ओवैसी जी? जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है, बीजेपी इस कानून को पास कराना चाहती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को होगा। बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को फिर से सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं इस बिल पर विपक्ष के सियासी विरोध का स्वर लगातार तेज हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप नीतीश और नायडू पर ओवैसी के निशाने को समझिए। देखिए, वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस बिल को नहीं लाना चाहिए। हाल ही में पटना में भी मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और अब एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम संगठन की तरफ से विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन भी पटना में किया गया और अब ओवैसी की तरफ से नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा कि मुसलमान इन नेताओं को माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की गिनती धर्मनिरपेक्ष नेताओं में होती है और इन नेताओं की पार्टियों को मुसलमानों का कुछ ना कुछ वोट मिलता रहा है। मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों की ये मांग है कि नीतीश कुमार, नायडू जैसे नेता वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी पर दबाव बनाएं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए के ये दल बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टियों के नेताओं का ये मानना है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनके हित में है। इन नेताओं का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज का ही फायदा होगा और यही वजह है कि सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार का समर्थन करने की वजह से ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साध रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है और इस बार 2 छात्रा 1 छात्र टॉपर बने हैं। समस्तीपुर की साक्षी, पश्चिमी चंपारण के गहेरी की अंशु कुमारी और भोजपुर के रंजन टॉपर हुए हैं। तीनों को 97.8% मार्क्स मिला है। टॉप 10 की अगर बात करें तो कुल 123 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। ये है समस्तीपुर के नरहन हाई स्कूल की छात्रा साक्षी। साक्षी बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने वाले 3 छात्रों में से एक है। कारपेंटर का काम करने वाले पिता की बेटी साक्षी ने मैट्रिक में टॉप कर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को इतराने का मौका दे दिया है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। कैसे तैयारी की थी? तैयारी तो मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत की है तब यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं आरा के रंजन वर्मा। 2023 में रंजन के पिता की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ डाला, लेकिन रंजन की हिम्मत नहीं टूटी। पीरो अनुमंडल के हाई स्कूल अगियाओं बाजार के छात्र रंजन वर्मा ने भी बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। पढ़ने में तो बहुत मेहनत करना पड़ता ही है और जिसके लिए काफी मेहनत हमने भी किया। जिसके बाद घंटे पढ़ते थे? लगभग 8 से 10 घंटे। और